क्या तमिलनाडु की राजनीति अब ब्राह्मण मुक्त होने वाली है? तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ है उसने पूरे देश में जाति, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय पर नई बहस छेड़ दी है। पेरियार की धरती पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरों से दूरी बना ली है। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि तमिलनाडु की उस लंबी सामाजिक राजनीतिक यात्रा का परिणाम माना जा रहा है जिसकी नींव पेरियार ने रखी थी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु की सियासत इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 4 मई को चुनाव के परिणाम जारी किए जाएंगे। लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। करीब 35 साल में पहली बार एआईएडीएमके ने भी किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। कभी जयललिता और एमजीआर के दौर में ब्राह्मण उम्मीदवारों को जगह देने वाली पार्टी अब पूरी तरह बदली हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी 27 सीटों में किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया है। वहीं डीएमके और कांग्रेस ने भी यही रास्ता अपनाया। केवल कुछ छोटी पार्टियों जैसे टीवीके और एनटीके ने सीमित संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये बदलाव अचानक नहीं आया है। इसकी जड़ें उस द्रविड़ आंदोलन में है जिसे ईवी रामासामी ने खड़ा किया था। पेरियार ने ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था, छुआछूत और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। उन्होंने कहा था कि लड़ाई किसी व्यक्ति या जाति से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जो कुछ लोगों को जन्म से श्रेष्ठ और बाकी को नीचा मानती है। पेरियार का पूरा आंदोलन इस विचार पर आधारित था कि सत्ता, शिक्षा, नौकरियों और संसाधनों पर किसी एक जाति का कब्जा नहीं होना चाहिए। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत ही गैर ब्राह्मण समाज को राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हुई थी। उस दौर में मद्रास प्रेसिडेंसी में सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों और न्यायपालिका में ब्राह्मणों का दबदबा था, जबकि उनकी आबादी बहुत कम थी। इसी असमानता के खिलाफ जस्टिस पार्टी और बाद में पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने आवाज उठाई। आरक्षण, सामाजिक न्याय और गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व की राजनीति ने धीरे धीरे तमिलनाडु का पूरा राजनीतिक चरित्र ही बदल दिया। हालांकि यह भी सच है कि पेरियार का संघर्ष केवल ब्राह्मण प्रतिनिधित्व कम करने तक सीमित नहीं था। उनका असली लक्ष्य जाति का विनाश था। वे महिलाओं की आजादी, पिछड़ों के अधिकार, नास्तिकता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समानता की बात करते थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि आज तमिलनाडु में ब्राह्मण उम्मीदवारों की अनुपस्थिति को पेरियार की जीत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या गैर ब्राह्मण राजनीति के भीतर भी कुछ प्रभुत्वशाली जातियों का वर्चस्व कायम नहीं हो गया है? यही कारण है कि आज देश भर में वामसेफ और बहुजन संगठनों के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि केवल ब्राह्मणों को टिकट न देना ही सामाजिक न्याय नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को वास्तविक नेतृत्व मिल रहा है या नहीं। वामसेफ की सामूहिक जन चर्चाओं में लगातार ये मुद्दा उठाया जाता है कि सत्ता में प्रतिनिधित्व का मतलब केवल चेहरे बदलना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलना होना चाहिए। यहाँ यह भी समझना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य की कुल आबादी में लगभग 3% हिस्सेदारी रखने वाला ब्राह्मण समुदाय कभी सत्ता के शीर्ष पर भी रहा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता थी, जो स्वयं ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आती थी। लेकिन आज तस्वीरें बदली हुई हैं। ब्राह्मणों को टिकट न मिलने से ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर भी यह बहस का मुद्दा बनता जा रहा है और जो लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। रवि परमार लिखते हैं, ब्राह्मणवादी लोग रो रहे हैं कि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। कोई जाकर उनको बता दो कि वहां बामन का कोई जनाधार नहीं है। पेरियार के समय से ही बामन समुदाय तमिलनाडु को छोड़ दिया है। यही वजह है कि तमिलनाडु में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप
सोर्स यहीं से है। सरकारी शिक्षा मजबूत है, चिकित्सा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है। पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से 43% वुमेन वर्कफोर्स दी है तमिलनाडु ने। सबसे ज्यादा विंड पावर यहाँ जनरेट होते हैं। 90% प्राइवेट बस यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यही है। सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन यही होते हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी यहीं आते हैं। देश की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ है। 35% ऑटोमोबाइल यहीं बनते हैं। हर मामले में तमिलनाडु बेस्ट है। उत्तर भारत से 50 साल आगे है साउथ इंडिया। गोबरपट्टी प्रदेशों को तो मनुवादियों ने ढोंग पाखंड से बर्बाद कर दिया है। तमिलनाडु में ब्राह्मणों का न होना भी उनकी तरक्की का आधार है, ऐसा मान सकते हैं। देश के सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ है, लेकिन पाखंड शून्य है। तमिलनाडु का ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की राजनीति ने लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति को सीमित रखा है। द्रविड़ दलों की राजनीति सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान और भाषा के सवालों पर टिकी रही है। यही वजह है कि बीजेपी भी यहाँ उत्तर भारत वाली राजनीति पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। अब जब बीजेपी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया तो यह साफ संकेत है कि तमिलनाडु में चुनावी राजनीति अब पूरी तरह सामाजिक समीकरणों और गैर ब्राह्मण बहुमत के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल ब्राह्मणों की अनुपस्थिति से सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा या फिर अब मूल निवासी बहुजन समाज को यह लड़ाई और आगे बढ़ानी होगी ताकि सत्ता, प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका और शिक्षा में भी वंचित समाजों की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। तमिलनाडु का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व की राजनीति का नया अध्याय बनता दिखाई दे रहा है। पेरियार की धरती से उठी ये बहस आने वाले समय में उत्तर भारत की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस विश्लेषण पर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।